नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसका मतलब है कि ऊपर वाला इंसान के कर्मों का हिसाब रखता है, उन्हें सजा देता है यदि वो गलत करते हैं तो। आज मैं बात भगवान की नहीं कर रहा हूँ, बात हो रही है ईडी की। आखिरकार ईडी ने छापा मारना शुरू कर दिया। शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ के पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर के धर्मपुरा स्थित बंगले में छापेमारी हुई। चौबे कॉलोनी में सुशील ओझा के यहाँ छापेमारी हुई और सुकमा में कवासी लखमा के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष राजू साहू के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई। शनिवार की सुबह सुबह ऐसी 7 जगह छापेमारी हुई। जिस तरह चुपचाप ये कार्रवाई हो रही है, उससे अब लोगों को यकीन हो जाएगा कि जो कह रहे थे सीबीआई कुछ नहीं करती, सीबीआई सीजीपीएससी के मामले में भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन चुपचाप दबे पांव बिना मीडिया को जानकारी दिए जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अब यकीन मानिए आने वाले दिनों में जिन सफेद पोस्ट लोगों को गलतफहमी है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लंबे समय तक वो बाहर हैं, तो भूपेश बघेल सहित तमाम कांग्रेस के ऐसे पदाधिकारी जिनका नाम महादेव सट्टा और दूसरे घोटालों में लिप्त है, उन्हें जरूर उनके कर्मों की सजा मिलेगी। चाहे वो मामला महादेव सट्टा ऐप का हो, सीजीपीएससी का हो, कोयला घोटाले का हो, गोबर घोटाले का हो, गौठान घोटाले का हो या राजीव गांधी युवा मितान क्लब के घोटाले का हो, ऐसे तमाम घपले घोटालों को लेकर जब एक पत्रकार ने विधानसभा में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा, यदि आप कहते हैं कि चौकीदार चोर है तो क्या छत्तीसगढ़ के पूर्व घोटालेबाज चोर नहीं थे, तो इस पर साहब एकदम बिफर पड़े। जो नई ताजा वीडियो सामने आई है उसे आप देखिए। न्यूज टुडे सहित तमाम प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो उपलब्ध है, जिसे देखने के बाद आप यकीन कर लेंगे कि पूंछ में पैर दबाने से किस तरह से हमला होता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे बीच खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, ये 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। सर, ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में, क्या आपकी सहमति थी इसमें? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रोकिए, कैमरे पे नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रोकिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों सौम्या चौरसिया और तमाम लोगों को संरक्षण दिया गया? तुम्हें किस बात की जेल हुई थी? जी, आपके जेल हुई थी? आपने तुम्हारे घर में क्या क्या पकड़ा गया? FIR फर्जी लिखी थी, क्या क्या हुआ? अदालत में साफ हो गया, अदालत में साफ हो गया। सर, आप बताएंगे, बड़े बड़े घोटालेबाज आपके कार्यकाल में अंदर है। आप मुख्यमंत्री रहे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं कर सकते भाई? आप संवैधानिक पद पे रहे। आप बताइए तो, जनता का नुकसान हुआ है सर। इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए छत्तीसगढ़ में आपके रहते, आप क्यों नहीं मुंह खोलना चाहते? अरे अभी तो बताइए। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। छत्तीसगढ़ का पूर्व चौकीदार चोर है, यही बात तो सुन रहे क्या बदतमीजी कर रहे हो? छत्तीसगढ़ का पूर्व चौकीदार चोर है, यही बात तो बोल रहे हैं सर। सर, बदतमीजी की बात नहीं है, सवाल तो हम एक मिनट हम बात कर रहे हैं ना। कुछ ना बोल दीजिए। आप बात करिए। कुछ भी नहीं करेगा। बात मारे अपनी औकात मारे। ये विधानसभा है। क्या जवाब कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। आप नारे लगा रहे हैं। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, आप जो नारा लगा रहे हैं। सवाल तो सुनिए। दुखती रग पर हाथ रखेंगे तो साहब गुस्सा होंगे ही। गुस्सा होने का यही अगर कारण है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में और कितना गुस्सा होने वाले हैं। आप सोचिए, भूपेश बघेल के सहयोगी मंत्री कवासी लखमा हर महीने
50 लाख रुपए लेते थे। आबकारी आयुक्त निरंजन दास 50 लाख रुपए हर महीना रिश्वत यानी कमीशन लेते थे। ये बातें शराब घोटाले का जांच कर रही एजेंसियों ने एफआईआर में दर्ज की है। शराब घोटाले मामले में ईडी की जो छापेमारी चल रही है, 2161 करोड़ तो पकड़े गए हैं, जिनके बारे में दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं। यह शराब घोटाला कोई मामूली घोटाला नहीं था। सब कुछ भूपेश बघेल सरकार की रजामंदी से, बल्कि उनकी जानकारी में डंके की चोट पर हो रहा था, खुलेआम हो रहा था। लोग समझ भी रहे थे, लेकिन जिस तरह से मीडिया मैनेज किया गया था, जिस तरह से पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा था, वहां उस वक्त तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान जनता ने आईना दिखा दिया। शराब घोटाले सहित छत्तीसगढ़ के युवाओं की नौकरी की बोली लगाने वाले किस तरह से घोटालेबाजी करते थे, इसे हमें गहराई से समझना होगा। फिलहाल बात आज शराब घोटाले की हो रही है, तो यहां हमें गौर करना होगा कि छत्तीसगढ़ में अकेले शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित 70 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की है। इस 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ईडी ने AAA यानी IAS अफसर अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, जिसके बाद इस मामले में एसीबी ने भी अलग से कार्रवाई की। एफआईआर में तत्काल आबकारी अधिकारी कवासी लखमा का नाम साफ तौर पर लिखा है, जिसमें बकायदा लिखा गया है कि उन्हें हर महीने 50 लाख रुपए दिए जाते थे। छत्तीसगढ़ की जनता को अवैध शराब पिलाने के लिए अवैध होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया। सरकारी शराब दुकानों में खुलेआम अवैध शराब बिकती रही। कवासी लखमा 50 लाख रुपए हर महीना पाते रहे। भूपेश बघेल की सरकार में नौकरशाही में प्रभाव के कारण IAS अनिल टुटेजा ने अनवर ढेबर और बाकी अधिकारियों के जरिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों और सिंडिकेट का नियंत्रण किया। इस मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं अनवर ढेबर, जो रायपुर के मौजूदा महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं। आप सोचिए, भूपेश बघेल ने जिस रुचि से एजाज ढेबर को महापौर बनाया, यदि एजाज ढेबर प्रभावशाली नहीं होते तो क्या अनवर ढेबर इस तरह से शराब घोटाले के मास्टरमाइंड बन पाते, और विवेक ढांड जैसे लोग क्या उन्हें संरक्षण दे पाते। इस पूरे सिंडिकेट के संचालन के लिए बाकायदा FL10 एक लाइसेंस पद्धति शुरू की गई, जिसके माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का कमीशन कलेक्ट किया गया। ईडी की एफआईआर में IAS अनिल टुटेजा के बेटे यश टुटेजा का भी नाम है। CSMCL में MD अरुणपति त्रिपाठी को ड्यूटी दी गई थी अवैध शराब बिक्री को वो रोकें, लेकिन अपनी नियुक्ति के बाद से ही वो रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी में लग गए। देसी शराब के एक केस पर 75 रुपए का उन्हें कमीशन दिया जाता था, जिसे त्रिपाठी डिस्टिलरी और सप्लायर से कमीशन लेकर इसका हिसाब रखते थे। इसके बाद उसे अनवर ढेबर को दे दिया जाता था। जैसा कि एफआईआर में दर्ज है, सरकारी दुकान से अवैध शराब की बिक्री के लिए स्कैनिंग से बचने के लिए नकली होलोग्राम बनाई गई, जिसकी सप्लाई के बाद बोतल में उसे चिपकाया जाता था। बिना स्कैनिंग वाली शराब को बेचकर हर महीने जहां एजेंसियों के जरिए 200 गाड़ियों की सप्लाई होती थी, जबकि अवैध शराब के लिए 800 केस हर गाड़ी पर रखे जाते थे। जो शराब 560 रुपए में मंगवाई जाती थी, जिसकी बिक्री 2880 रुपए में होती थी, यही MRP दर्ज किया गया था। इसके बाद सप्लाई की संख्या बढ़ी तो यह संख्या बढ़कर 400 ट्रक प्रतिमाह हो गई। इस तरह 2019 से लेकर 2022 तक छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में 2161 करोड़ रुपए की अवैध शराब खपाई गई। छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए अकेले शराब घोटाला ही नहीं, बल्कि आप सोचिए गरीब किसानों के लिए किस तरह से गोबर घोटाले का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से छत्तीसगढ़ में दावा किया गया कि 10,000 से ज्यादा गौठान बनाए गए हैं। यहां भी 1300 रुपए का घोटाला हुआ। इसी तरह 13,000 राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए, जिन्हें हर 3 महीने में 25-25 हजार रुपए दिए जाते रहे। पैसों का यह बंदरबाट 132 करोड़ तक आंका गया। ये वो लूट है जो पकड़ी गई है, और इसी लूट वाले प्रश्न पर ही शायद भूपेश बघेल इतना तिलमिला गए होंगे कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। विधानसभा का परिसर है, कैमरे चालू हैं, एक मान्यता प्राप्त पत्रकार जिसे बाकायदा पास दिया गया है, और विधानसभा की दर्शक दीर्घा कमेटी का सदस्य भी बनाया गया है। बौखलाहट में भूपेश बघेल मीडिया को यहां तक कह गए, गंभीर आरोप लगा गए कि बिना पास के पत्रकार को भेजा गया होगा।
यानी बोलने से पहले एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो साफ तौर पर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब बदहवासी छाती है तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, चाहे वो विधानसभा का परिसर हो। ऐसे ही घपले घोटालों से पहले ही परेशान भूपेश बघेल के सामने अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अस्तित्व का संकट भी मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। अब उनके प्रतिद्वंदी बन चुके जेल में बैठे देवेंद्र यादव को जेल में रहते हुए ही राहुल गांधी ने अपने पसंद से राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। यादव समाज का होने के कारण उन्हें बिलासपुर से लोकसभा की टिकट भी दे दी गई। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान हाशिए पे डालने की कोशिश कर रही थी, शायद उसी दबाव को भली प्रकार समझते हुए भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब, जिसे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बंद करा दिया है। दावा किया जा रहा था कि सांस्कृतिक और खेलकूद के कार्यक्रम के लिए युवाओं का संगठन तैयार किया गया है। संख्या 13,000 बताई गई, खर्चा 132 करोड़ बताया गया। जब ऐसी संस्थाएं सरकारी खर्चे पर पल बढ़ रही थी तो रायपुर के सरोना स्थित सिद्धि विनायक पैलेस में भूपेश बघेल के खासम खास गिरीश देवांगन अचानक 3 दिनों तक पूरे युवाओं के साथ वहां क्या कर रहे थे? क्या कोई समानांतर संगठन खड़ा करने की कोशिश हो रही थी? क्योंकि सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसी गड़बड़ी को कांग्रेस का आला कमान भी देख रहा है, गहराई से समझ रहा है कि आखिर राजीव युवा मितान क्लब के ये युवा भूपेश बघेल के कहने पर आखिर क्यों एकजुट हुए। वैसे आप समझना होगा, राजीव युवा मितान क्लब के लिए जो पैसे खर्च किए गए थे, जो घपले घोटाले हुए, उसकी भी जांच हो रही है। इसकी जांच की आज साफ तौर पर भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ऊपर आ रही है। इस बारे में सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो कांग्रेस की ओर से संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, जो आमतौर पर कैमरे के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं राजीव युवा मितान क्लब के भ्रष्टाचार के बारे में, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज गौर कीजिएगा, वो नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे। एक बड़े पैमाने पे 13,000 से ऊपर मितान क्लब का निर्माण किया, पर काम इन्होंने चालू किया। इनकी मंशा साफ नहीं थी। इनका उद्देश्य केवल और केवल राजीव युवा मितान क्लब के नाम पर प्रदेश के लोगों के पैसे को राजनीतिक रूप से दुरुपयोग करने का, भ्रष्टाचार करने का एक साधन के रूप में इन्होंने उपयोग किया। राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं के लिए मानदेय की व्यवस्था की गई थी, कमेटियां बनाई गई थी, रजिस्टर्ड कमेटियां थी। इन कमेटियों के खाते में सीधे पैसा जाता था। उन पैसे का उपयोग उन कमेटियों के जो बच्चे थे, युवा थे, अपने सर्वांगीण विकास के लिए करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ बदनीयती पूर्वक और युवाओं के हितों को दरकिनार करके राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया। यानी पुरानी भूपेश बघेल सरकार के समर्थन में मौजूदा विपक्ष की ओर से सुशील आनंद शुक्ला कह रहे थे कि मानदेय दिया जा रहा था, युवाओं का सर्वांगीण विकास करवाने की व्यवस्था की जा रही थी। इसके जमीनी हालात कैसे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है कि किसका सर्वांगीण विकास हुआ, मानदेय किन्हें मिला। 13,269 क्लब बनाए गए थे, जिन्हें हर 3-3 महीने में 25-25 हजार रुपए दिए जाते थे। कौन पार्टी करता था, पार्टी का स्तर क्या होता था और ये खर्चा किस तरह से होते थे, ये सारी बातें ऑडिट के माध्यम से सामने आ रही है। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कहां-कहां राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए थे। यदि आपके आसपास भी कहीं बनाए गए होंगे तो शायद आपको भी नहीं पता होगा। राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा क्लब बनाए गए थे, 8,889, बलौदा बाजार में 681, रायपुर में 699, दुर्ग में 610, बिलासपुर में 611, रायगढ़ में 847, जांजगीर चांपा में 714, नारायणपुर में 109, दंतेवाड़ा में 164। इस तरह से कुल 13,269 क्लब बनाए गए। दावा किया गया कि इसमें 2,65,380 सदस्य बनाए गए। ये क्लब 11,664 ग्राम पंचायतों में, जबकि नगर निगम और नगरीय निकाय इलाकों में 1605 की संख्या में बनाए गए, ऐसा दावा किया गया। यदि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो ये खुलासे भी नहीं होते कि कहां-कहां क्लब बनाए गए हैं, और ये खुलासा भी नहीं होता कि वो सफेद पोश जो आपसे वोट मांगते हैं, ईमानदारी की दुहाई देते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, जिस तरह से खासकर युवा आबादी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से ढेर सारी वैकेंसियां निकाली गई, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो
पुलिस भर्ती हो, तमाम ऐसी वैकेंसियां जिनकी घोषणाएं तो हुई लेकिन वैकेंसियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, ना तो बजट था और ना ही उसमें कोई सच्चाई थी। आप सोचिए किसी प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री के विरुद्ध 508 करोड़ रुपए किसी जुआ सट्टा चलाने वाली महादेव सट्टा कंपनी से एक्सटॉर्शन मनी का न केवल आरोप लगे बल्कि उनके विरुद्ध सत्ता परिवर्तन के बाद एफआईआर में नामजद हो जाए। यदि सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो शायद ये चेहरे बेनकाब नहीं होते। विपक्ष की ओर से अपने बचाव में साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि यह बदले की कार्रवाई है, लेकिन जो सबूत चीख कर कह रहे हैं उनका क्या होगा? सीजीपीएससी के मेरिट लिस्ट में जो कुछ हुआ, जो चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर डीएसपी तक बना रहे थे, वो टामन सिंह सोनवानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव रहे हैं। यहां गौर करना होगा 1 जनवरी 2019 यानी भूपेश बघेल को अभी गद्दी संभाले 14 ही दिन हुए थे, टामन सिंह सोनवानी सचिव बन गए थे। करीब 1 साल तक सचिव रहने के बाद वो सीजीपीएससी के चेयरमैन बन गए, फिलहाल जेल में हैं। किन कारणों से हैं आज मैं विस्तार से उस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। पहले भी हमने कई वीडियो में उस बारे में काफी खुलासा किया है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के भविष्य को खराब करने के लिए कुछ लोगों ने कैसे सुपारी ले ली थी। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े उन 70 नामों को दिखाऊंगा। आप इन नामों पर गौर करें जिसमें मंत्री कवासी लखमा के अलावा वो सारे नाम हैं ऐसे ऐसे सफेद पोश हैं जिन्हें आप हो सकता है जानते होंगे। महंगी गाड़ियों में घूमते होंगे, महंगे फार्म हाउस होंगे, बंगले होंगे, समाज में अच्छा रसूख होगा, बड़े नामधारी होंगे। ढेर सारे आबकारी के अधिकारी हैं जिनके नाम आप एक कोष्टक में देख सकते हैं। निरंजन दास जैसे आईएएस हैं, इन्हें भी 50 लाख मिलता था जैसे कि एफआईआर में दर्ज है। तमाम ऐसे नाम जिन्हें आप गौर से देखिए, मैं यहाँ एक एक करके नाम नहीं पढ़ रहा हूं, आप इन्हें गौर से देखिए। छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने के लिए किस तरह से जिम्मेदार आबकारी अधिकारियों का खुला इस्तेमाल हुआ। अनेक कारोबारी भी इससे जुड़े रहे। शराब बनाने वाले कई डिस्टिलरी के मालिक हैं, शराब के कई दलाल हैं। 54 नंबर पर लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल जो भूपेश बघेल के करीबी रहे। ऐसे भी अनेक लोग हैं। वैसे इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं भूपेश बघेल उनकी सरकार के बेहद करीबी रहे। 35 नंबर पर यश टुटेजा को आप देख सकते हैं। ये अनिल टुटेजा के पुत्र हैं, यानी पिता ने जो संस्कार दिए, जो काम करवाया शराब घोटाले का दिल खोल कर किया। फिलहाल अनिल टुटेजा जेल में हैं। 55 नंबर पर आप फर्जी होलोग्राम बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर का नाम पढ़ सकते हैं। विदु गुप्ता प्रिज्म होलोग्राम के मालिक हैं। इसी तरह से तमाम वो नाम जिन्हें आप जानते होंगे, आपके आसपास कहीं रहते होंगे। 67 नंबर पर विवेक धान है जो कभी छत्तीसगढ़ शासन के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। इसी तरह 68 और 69 नंबर पर भी अज्ञात कांग्रेस पदाधिकारी और अज्ञात आबकारी अधिकारियों के बारे में, उनके नामों के बारे में तो कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सीबीआई की जांच चल रही है, जैसे जैसे हरीश लखमा लोगों के ठिकानों पर छापे पड़ेंगे तो सफेदपोश लोगों के चेहरों से हवैया उड़ने लगेगी। विधानसभा के अंदर पत्रकार को उंगली दिखाकर उसकी औकात पूछने वालों को अच्छा सबक मिलेगा। जनता समझ रही है तीर निशाने पर लगा है, जिसके दिल में चोर होता है वही चिल्ला चिल्ला के बात करता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट करें जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरा आपसे एक और आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।